ये है रोलेन, एक मास्टरमाइंड बेरोजगार सिविल इंजीनियर। ये अचानक से एक दिन रॉयल प्रिंस के अंदर रिकार्नेट हो जाता है, एक हजारों साल पिछले पुराने गांव में। ये बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ था। वहीं पे अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रिंस को मीटिंग के लिए बुलाने आता है। उसे आते समय एक रास्ते में मेड दिखती है जो अभी भी प्रिंस के रूम से बाहर निकली थी। उससे बूढ़ा आदमी पूछता है प्रिंस कहाँ है, तो बोलती है अभी प्रिंस सो रहे हैं। दरअसल इसने अभी अभी प्रिंस के ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था और उसे मार दिया था। बूढ़ा आदमी उन्हें अंदर बुलाने के लिए जाता है तो उससे लगता है कि प्रिंस बैठे बैठे ही सो रहे हैं, कि प्रिंस वहां पे ऑलरेडी मर चुका था। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है क्योंकि रोलेन अभी अभी उसके बॉडी में रिकार्नेट हो चुका था। आसपास का माहौल देख के तो उसे शुरू में कुछ भी नहीं समझ में आता, आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। उसने बहुत देर तक याद करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है हमें बाहर चलना चाहिए। बाहर सभी लोग उस स्विच को मारने के लिए आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। रोलेन को बाहर बहुत तेजी से आवाजें आ रही होती हैं क्योंकि बाहर टाउन के सभी लोग उस स्विच को मारने के लिए आए हुए थे। कुछ वीआईपी नोबल भी इसे देखने के लिए आए हुए थे। रोलेन अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालता है, तभी इस रॉयल प्रिंस की सारी मेमोरी उसे याद आ जाती है। अब वो मामला समझ गया था यहाँ पे चल क्या रहा है। वो अब एक ऐसे प्रिंस के बॉडी में है जो ऑलरेडी मर चुका है। वो उठ के आसपास चल के देख ही रहा था, तभी उसे एक वाइन का गिलास दिखता है जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है प्रिंस का मर्डर हुआ है। उस बूढ़े आदमी के साथ जब रोलेन बाहर निकलता है बहुत बुरी तरीके से हैरान हो जाता है। बिल्कुल अलग दुनिया में ही टेलीपोर्ट हो गया है। वो एक ऐसे अनजान शहर में आ गया है जहाँ पे विच को मारने के लिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इसी भीड़ में वो मेड भी प्रिंस को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसने तो किंग को मारने के लिए बहुत खतरनाक पॉइजन दिया था। तभी रोलेन उस विच की तरफ देखता है जो कि बहुत ज्यादा अभी यंग थी। यहाँ पे उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि बाकी लोग इसे मारना क्यों चाहते हैं। सब लोग सूली पे लटकाने के लिए बस प्रिंस के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। बिना हालत को जानते हुए किसी को कैसे मार सकता है। तभी वो सभी लोगों के सामने अपना फैसला कल सुनाने के लिए बोलता है। वहाँ का सैनिक बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वो बोलता है किसी विच को पकड़े जाने के बाद हमारा काम होता है उसे जल्द से जल्द मार देना, इससे पहले और विच उसे बचाने के लिए यहाँ पे आ जाए। तभी रोलन बोलता है इसमें दिक्कत क्या है। तभी बोलता और विच आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, हमें बहुत सारी विच एक ही जगह मिल जाएंगी। रोलन अपना डिसीजन सुना के वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ समय बाद का सीन हम देखते हैं। रोलन बगी में बैठ के अपने गार्ड के साथ अपने महल की तरफ जा रहा होता है। तभी वहीं में हम लोग उसी लेडी को देखते हैं जिसने कुछ समय पहले प्रिंस को जहर देके मार दिया था। फिलहाल में रोलन इसके बारे में कुछ नहीं जानता। रोलन प्रिंस के रूम में आने के बाद आसपास की चीजों को देखता है। कुछ समय तक सोचने के बाद उसे समझ में आ जाता है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो ऐसे एक बर्बाद टाउन में है जिसके आसपास वाले राज्य उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है जो आज तक कभी डेवलप ही नहीं हुआ। तभी रोलन सोच रहा होता है आखिर में मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों। इसके बाद वो अपना शीशे में चेहरा देखता है तो तभी सोचता है चलो ये तो चेहरा अच्छा है। तभी वो सोचता है वो सुबह उठते ही आसपास के हालातों के बारे में पता करेगा और जैसे ही सुबह होती है वो लंच करने के लिए जाता है। तभी वहीं पे बुढ़ा आदमी आता है जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। तभी हम लोगों को पता चलता है ये इसका फाइनेंशियल एडवाइजर है। तभी रोलन के पास आके उससे पूछता है आपने फांसी की सजा को रोका क्यों। तभी रोलन उससे पूछता है आखिर में ऐसा करना ही क्यों है, विचेस को क्यों मारा जाए और लोग विचेस को मारने के लिए इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं। तभी वो बताता है बहुत सालों पहले वेस्टर्न फॉरेस्ट में बहुत सारे विचेस को एक साथ देखा गया था, वहीं पे उन्हें एक स्टोन कॉइन मिलता है। तभी वो बताता है ये सिक्के बना हुआ लोगो उनका एक पहचान है। तभी लोगन पूछता है आखिर में ये है क्या। तभी वो बताता है सालों से विचेस हमेशा अकेले रहा करती थी। तभी वो बताता है ये एसोसिएशन सभी विचेस को एक साथ कर रहा है केवल एक मिशन के लिए जिसका काम है होली माउंटेन को खोजना। उनके मुताबिक केवल वही जगह है जहाँ पे वो लोग शांति से रह सकते हैं, इसलिए विच एसोसिएशन वाले सभी विचेस को ढूंढ के एक साथ ला रहे हैं। तभी वो बोलता है लगता है आप लोग डरते हैं कि विच एसोसिएशन एक साथ हो गया तो आप पे हमला कर देगा। अगर उन्हें पता चल गया हमने एक विच को पकड़ा है तो उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और उसे बचाने के लिए हमारे पूरे टाउन को बर्बाद कर देंगे। तभी बोलता हाँ यही बात है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। विचेस के पास ऐसी डिमोनिक पावर होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तभी रोलेन बोलता है किस तरीके का पावर, तुम्हारा पावर से क्या मतलब है। तभी एडवाइजर बताता है कुछ समय पहले नॉर्थ में हमारा एक माइन बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गया था, वहीं पे इसने एक आदमी को जिंदा जला के मार दिया था। तभी रोलेन बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं उससे खुद ही मिलना चाहूंगा। ये बात सुन के एडवाइजर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे पता चलता है विचेस को आग से कुछ नहीं होता, विचेस को मारने के लिए सूली पर चढ़ाने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतना कुछ जानने के बाद रोलेन को अभी भी पूरी तरीके से यकीन नहीं होता। इसके बाद अपने रॉयल गार्ड और रॉयल एडवाइजर के साथ वहाँ पे उससे मिलने जाता है। तभी गार्ड उसे मना करते हुए बोलता है यहाँ पे हम लोग सभी लोग मारे जा सकते हैं। तभी वो बोलता है आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। तभी प्रिंस बोलते हैं अगर तुम बुराई से कभी लड़ोगे नहीं तो उसे हराओगे कैसे। ये बात सुनने के बाद भी वो लोग आगे नहीं जाना चाहते थे, भला अपने प्रिंस को अकेला वो लोग कैसे छोड़ सकते थे। रोलन जैसे ही केज के पास पहुंचता है विच को अपने
अपने सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके सामने बहुत खूबसूरत लेडी खड़ी थी और तो और उसकी गहरी नीली आंखें उसकी मासूमियत को दर्शा रही थी। रोलैंड के पूछने के बाद वो अपना नाम आना बताती है। तभी वो उससे पूछता है आखिर में उस माइन में हुआ क्या था और सब कुछ सच सच बताओ। तभी आना बताती है जब माइन कोलैप्स हुआ मेरे डैड एक लकड़ी नीचे दब गए। उससे पहले मैं उन्हें बाहर निकालने के लिए वहां पे पहुंच पाती, एक दूसरे माइनर ने मौके का फायदा उठाते हुए मेरे डैड के पैसे चुराने की कोशिश की जिसे उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके इकट्ठा किया था। बहुत बुरी तरीके से फंसे होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की अपने पैसे को बचाने के लिए। जब मैं वहां पे पहुंची तो मेरे डैड को बस मारने वाला था, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे उसे वहीं पे जला के मार डाला। तभी रोलैंड बोलता है आखिर में तुम वहां पे पकड़ी क्यों गई, जिस पे एडवाइजर बताता है इसे पकड़वाने वाला इसका फादर ही है। जो भी विच को पकड़ने में हेल्प करता है उसे 2 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। इसके डैड को पूरी जिंदगी बिताने के लिए 2 गोल्ड कॉइन काफी है। ये बात सुनने के बाद रोलैंड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद भी रोलैंड सोच रहा होता है इसने उस आदमी को कैसे जला दिया। तभी रोलैंड पूछता है आखिर में तुमने उसे कैसे जलाया। तभी वो लड़की बोलती है आपको डिमोनिक पावर के बारे में नहीं पता, हर एक विचेस के पास एक डिमोनिक पावर होती है। यहाँ पे रोलैंड को एक पावर और मैजिक एक फैंटेसी की तरह लग रही थी, इसलिए वो इना की डिमोनिक पावर को देखना चाहता था। ये बात सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। अगर एक विच चाहे तो उन्हें वहीं पे जला के मार सकती है। आना इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थी, इसे मरने का तो कोई डर ही नहीं है। तभी रोलैंड बोलता है अगर सच में तुम कोई डीमन हो तुम्हें सबसे पहले अपने फादर को ही मारना चाहिए था, उल्टा तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पे फंसा दिया। जिसे सुनने के बाद वो खुद ही रोने लगती है। यहाँ पे रॉयल गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद रोलैंड उसके गले में लगा हुआ कॉलर खींच देता है। अभी तक एक कॉलर ही था जिसने उसके पावर को रोक रखा था। इसे हटाने के बाद रोलैंड को अपने सामने एक बहुत खतरनाक डिमोनिक पावर देखने को मिलती है जिसे उसने आज तक इमेजिन भी नहीं किया था। आग की लपटें कैसे बाहर आ रही होती हैं। इसे देखने के बाद वो लोग उसे पकड़ते हुए चलने को बोलते हैं। तभी रोलैंड उन्हें मना करके वहीं पे रोक देता है। तभी वो बोलता है आग तो कंट्रोल में है। तभी आना आगे बढ़ते हुए बोलती है इसे इसीलिए डिमोनिक पावर कहते हैं। उसके पूरे शरीर के कपड़े जल चुके होते हैं। इसके बाद वो आग के लपटों को रोक लेती है और बोलती है आपने तो देख ली डिमोनिक पावर को, अगर आप चाहो तो आप मुझे सुकून से मार सकते हो। इसके बाद रोलैंड अपना कोट उतार के उसे पहना देता है। किसने कहा तुम मरने वाली हो, मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो। इसके बाद हम लोग अगली सुबह देखते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके एना की पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा इसलिए था कि वो पहले अपनी पुरानी जिंदगी में एक सिविल इंजीनियर था। इसके बाद उसने बहुत सारे मेथड को अप्लाई किया लेकिन उसका एक भी पावर उसके मेथड को फॉलो ही नहीं कर रहा था। वहीं पे बारो प्रिंस से मिलने के लिए वहाँ पे आए होते हैं। तभी रोलिन पूछता है क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तभी हमें पता चलता है किसी और कैदी के चेहरे पे कपड़ा बांध के उसे लटका दिया गया है, जिससे वहाँ पे सभी लोगों को लगता है वो विच मारी गई है क्योंकि ये यहाँ पे इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है। तभी रोलन टाउन की सारी रिपोर्ट को उनसे मांगता है पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा खर्चा हुआ और कितने ज्यादा टैक्सेस बढ़े हैं और सिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट और यहाँ के खानों में क्या क्या निकलता है और कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सब सुन के बारो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज से पहले जो प्रिंस को जानता था वो एक मुर्दा की तरह था। आसपास क्या हो रहा है और क्या चीजें चल रही हैं उसे किसी भी चीज की चिंता ही नहीं थी। अब जो प्रिंस उसके सामने है वो बिल्कुल अलग है। तभी वो उनसे पूछ लेता है कि आपको इस रिपोर्ट की जरूरत क्या है। तभी वो बोलता है मैंने जितना कहा उतना ही करो, हम अपने सिटी को और बर्बाद होते नहीं देख सकते। यहाँ पे रोलन ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स समझी थी उसे समझ में आ गया था इसके पास की सिटी बहुत ज्यादा डेवलप हैं। उन्हें अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेस संभाल रही हैं। हर एक के पास अपना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर है जहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा ऐश कर रहे हैं। यहाँ पे रोलैंड किंगडम के बीचों बीच ऐसे भी कार सिटी में है जहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सब कुछ बर्बाद ही होता रहेगा अगर इसे ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो। तभी वो बारो से पूछता है क्या मैंने कुछ गलत किया। तभी बारो बोलता है पिछले साल के डिसीजन की वजह से हमारा सिटी पूरी तरीके से बर्बाद होते होते बचा था, ना तो हमारे पास कोई ढंग का साधन बचा है ना कोई खाने पीने का सामान। तभी रोलैंड बोलता है तुम क्या सोचते हो सिटी का कंट्रोल किसके पास है। अभी बारो बिना सोचे हुए बोलता है रॉयल हाउस के पास। तभी वो बोलता है नहीं तुम गलत हो, ये तो केवल दिखावा के लिए है। जहाँ तक मुझे समझ में आया इस किंगडम को चर्च कंट्रोल करता है। चर्च जिसे चाहता है उसे एक किंग बनाया जाता है। जो ही दुनिया के लिए किंग है वो एक बस पपेट है। मेरे भाई बहन जितना ही सिटी को डेवलप कर लें वो कभी भी चर्च के खिलाफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से पूरी सिटी को ही चर्च कंट्रोल करता है। ये बस दिखाने के लिए किंग है, आखिर में सारे फैसले चर्च ही लेता है। यहाँ पे रोलन समझ गया था अगर उसे किंग बनना है तो चर्च के बनाए हुए सिस्टम के बाहर एक अपना किंगडम बनाना होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है किंगडम के लोग। चर्च वालों ने सबके मन में अपने लिए अच्छी जगह बना रखी है, इसलिए वो लोग जो भी कहते हैं वो लोग मानते हैं। अगर वो लोग साबित कर दें कि चर्च पूरी तरीके से झूठा है तो वो लोग वैसे उसे मानना छोड़ देंगे। ये साबित करने में हमारी हेल्प करेंगी विचेस। चर्च ने लोगों के मन में ये भर दिया है विचेस बुरी होती हैं क्योंकि उनके पास डिमोनिक पावर होती है। अगर हम लोग किसी तरीके से साबित कर दें कि विचेस बुरी नहीं होती, लोग चर्च के ऊपर अपना विश्वास पूरी तरीके से खो देंगे। ये बात सुनने के बाद
बाद वो तुरंत समझ जाता है उसने आखिर में एना की जान क्यों बचाई। तभी रोलिन बोलता है अगर हम लोग जीत गए तो तुम मेरे राइट हैंड भी बन सकते हो, इसलिए तुम आगे से मेरे किसी भी डिसीजन में सवाल मत उठाना। प्रिंस से बात करने के बाद बारू जब बाहर आता है तो उसे रॉयल गार्ड पूछता है आखिर में आप लोगों ने क्या बात किया। उसने पूछा क्या हम लोग विच को भी पालने वाले हैं। यहाँ पे बारू उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ हम लोग गार्डन में बैठी हुई एना को देखते हैं जो चुपचाप एक जगह पे बैठी हुई होती है। यहाँ पे बारू ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जिससे पर मंथ उसे एक गोल्ड कॉइन मिलेगा उसके काम के बदले में। एना यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान थी कि वो जिंदगी भर मेहनत करे तब भी इतना ज्यादा गोल्ड इकट्ठा नहीं कर पाएगी जितना वो एक साल में यहाँ पे इकट्ठा कर लेगी। यहाँ पे एना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर में प्रिंस मुझसे चाहते क्या है और उन्होंने मेरी जान किस लिए बचाई है। तभी प्रिंस उसके पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ करना, इतना कुछ होने के बाद तुम्हें आराम करने का मुझे मौका देना चाहिए था और मैंने उसके जगह पे तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। तभी एना उनसे पूछते हुए बोलती है आखिर में आपने मेरी जान क्यों बचाई। तभी रोलिन बोलता है चलो टहलते हुए बात करते हैं। तभी एना बोलती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक इंसान को जान से मारा, मुझे सजा मिलनी चाहिए, यहाँ पे आप उसकी जगह मुझे बचा रहे हैं। तभी रोलिन बोलता है जो कुछ तुमने किया तुमने अपने बचाव में किया, तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ पे लोग विचेस को बहुत बुरी नजरों से देखते हैं। तभी वो सोच रही होती है मैं माफी के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। तभी रोलिन बड़ी शांति से एक फ्लावर तोड़ के उसे देता है, हालांकि ये फ्लावर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तभी वो बोलता है इसमें पॉइजन है। तभी ना डर की वजह से उस फूल को फेंक देती है। तभी रोलिन बोलता है डरो मत, ये तो केवल एक मजाक था, इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है, ये तो केवल एक खूबसूरत फूल है। तभी वो बोलता है मेरे हल्के से झूठ से तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल गई। तभी वो बताता है विचेस के साथ भी ऐसा है, वो ना तो बुरी है ना तो अच्छी है, उनकी ताकत की वजह से लोगों की सोच बिल्कुल बदल गई है। यहाँ पे हर कोई उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक मानता है। तभी ना बोलती सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारी छोटी सी गलती से कई इंसानों की जान जा सकती है। तभी रोलिन बोलता है अगर तुम्हें मरना है तो तुम मर सकती हो, तुम्हें क्या लगता है मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप भी विचेस से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसके जैसे हजारों लाखों लोग भी। अगर तुम हार मान के ये सच्चाई मान लो तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर मेरा साथ दो तो मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिससे विचेस खुशी से अपने फैमिली के साथ रह सकें। बीना रोते हुए बोलती क्या ऐसा सच में हो सकता है। बीना बोलती सच में मैं ऐसा ही जिंदगी चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह घूमना, क्या जो तुम मुझे सपने दिखा रहे हो सच में ऐसा हो सकता है। तभी रोलिन उसकी तरफ हाथ बढ़ा के बोलता है हाँ ऐसा मुमकिन है। तभी वो एना के पावर को कंट्रोल करने के लिए उसे हर दिन ट्रेनिंग देने लगता है, पिछली बार जैसा हुआ वैसा दोबारा ना हो। रात होने पे उसी मिट को दिखाया जाता है जिसने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी। तभी वो प्रिंस के बदलते हुए बिहेवियर को कागज पे लिख के किसी को भेज रही होती है। जब अगले दिन रोलिन सारी रिपोर्ट को चेक करता है तभी उसे समझ में आ जाता है ये टाउन एक माइनिंग टाउन है, ये बहुत सारे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नोबल के लगातार करप्शन की वजह से जिस टाउन को सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए था वो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खेती ही नहीं होती। तभी रोलन बारो से पूछता है आखिर में हमें खाना कहाँ से मिलता है। अभी बारो बताता है जो भी हमारे यहाँ कोर प्रोड्यूस होता है उसी के बदले में हमें खाना मिलता है। एक तरीके से हमारे बॉर्डर सिटी को अपने प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, हमसे अपना सारा जरूरत का सामान लेके हमें उतना ही खाना देते हैं जिससे सारे मजदूर जिंदा रह सकें। इससे पहले इस सिटी का जो रूलर था वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात माना करता था, वो बस थोड़े से फूड के लिए सिटी का सारा और उन्हें दे दिया करता था। इस सुनने के बाद रोलिन को प्रिंस के मेमोरी से बोरिस के बारे में पता चलता है। तभी वो बारो से बोलता है हाँ तुम सही हो, तुमने आज तक उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया। तभी वो बताता है उसका पोजीशन छीनने के बाद मैं डायरेक्टली उसका दुश्मन बन गया। बोरिस की दोस्ती उसके आसपास के राज्यों से बहुत अच्छी बन गई थी, यहाँ पे लोगों के हेल्थ के बारे में उससे कभी चिंता ही नहीं थी। वो हमेशा केवल उतना ही फूड भेजते थे जिससे वर्कर खा के केवल जिंदा रह सके। अभी रोलिन बोलता है आज से लॉन्ग रात से हमारे सारे फूड कनेक्शन बंद कर दिए जाएं, अपना सारा और विली सिटी के ओर भेजेंगे और उनसे ही हमेशा फूड खरीदेंगे। तभी कोर बोलता है नहीं विली सिटी इतना सारा कोर लेके आखिर में करेगा क्या, वो इतना ज्यादा कोर कभी खरीदेंगे ही नहीं। भी रोलिन बोलता है अगर हम लोग दाम आधा कर दे तो क्या वो नहीं खरीदेंगे, इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने के बाद कोई भी उन्हें मना ही नहीं करेगा। यहाँ पे बारो को लग रहा होता है कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, इससे हमारा स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रोलन का प्लान लॉन्ग टर्म के लिए था। यहाँ पे रोलन का प्लान था सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज को बिल्ड करें। रिसोर्सेज बिल्ड करने से मतलब था बहुत सारे बोट बनाना, क्योंकि वाटर सिटी एक नदी के किनारे पे है, एक बिल्कुल बड़ी नदी जो सारी किंगडम से होते हुए गुजरती है। और उन लोगों ने किसी तरीके से कुछ अच्छी सी बना ली तो वो लोग पूरी किंगडम में आसानी से घूम सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा। तभी बारो बोलता है यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर हमने लॉन्ग सिटी से सारे रिलेशन तोड़ दिए वो लोग हमें सर्दी में बिल्कुल जगह नहीं देंगे।
तभी रोलिन बोलता है आखिर में सर्दियों में हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तभी बारो बताता है सर्दियों में ही तो असली खतरा आता है। बर्फीले माउंटेन से नर का द्वार खुलता है, वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आते हैं। सर्दियों में उन मॉन्स्टर का सबसे पावरफुल डिमोनिक पावर देखने को मिलता है, जिससे वो पूरी सिटी को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर देते हैं। वो लोग एक साथ बहुत सारे ग्रुप में अटैक करते हैं। क्योंकि हमारे सिटी के पास बड़े बड़े दीवारें नहीं है, इसलिए हमें लॉन्ग सॉन्ग के किले में जाके छुपना पड़ता है। यहाँ पे रोलिन को समझ में आता है जब तक वो लोग मॉन्स्टर का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा तब तक वो यहाँ पे कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो वहाँ पे बहुत सारे कैप्टन और कुछ मॉन्स्टर हंटर को बुलाता है, जिसने मॉन्स्टर को शिकार कर रखा है। वहाँ का एक कैप्टन किंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। इसके बाद वहाँ का दूसरा कैप्टन बोलता है जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है तो हम लोग आसपास के जंगलों में घूमते हैं और हमें कोई बीस्ट मिलता है तो तुरंत सिग्नल फायर को जलाते हैं, जिसे देखने के बाद सब लोग लॉन्ग सॉन्ग के किले की तरफ निकल जाते हैं। अभी रोलिन पूछता है रिवर की दूसरी तरफ भी अटैक होता है। तभी वो बोलता है नहीं, ये नदी गहरी होने के साथ साथ इसका बहाव बहुत तेज है, किसी भी बीस्ट ने इसे क्रॉस करने की आज तक हिम्मत नहीं की। तभी रोलिन पूछता है किंग के अपीयर होने के बाद इन मॉन्स्टर को शांत होने में कितना समय लगता है। तभी वो बोलता है ज्यादा नहीं 2-3 महीने, जब तक आसमान साफ नहीं होता और जब तक बर्फ सारी हट नहीं जाती। पिछली बार टोटल लगभग 4 महीने चला था, जिसकी वजह से कई सारे लोग केवल भूख से ही मर गए। क्योंकि हमारे फूड हमारे और के हिसाब से मिलता है, हमने जितना और इकट्ठा किया होता है उसी हिसाब से हमें फूड मिलता है। 2 से 3 महीने तो हम लोग केवल बचे हुए और से काम चला लेते हैं, लेकिन चौथा महीना आते आते हमारा सारा और खत्म हो जाता है। हम लोग वापस सिटी जाके माइनिंग दोबारा नहीं कर सकते, इस वजह से हमें फूड ही नहीं मिलता। भी रोलिन सोचता है लॉन्ग सॉन्ग फूड उनका एक कभी एक अच्छा ऑप्शन बन ही नहीं सकता। उसके पूछने पे हंटर आगे आके बताता है अभी तक केवल मैंने 2 मॉन्स्टर मारे हैं, एक म्यूटेंट वुल्फ है, एक वुल्फ। दरअसल ये तो केवल एनिमल ही होते हैं, ये बहुत अजीब तरीके से हाइब्रिड हो जाते हैं। इनके हाइब्रिड होने के बाद इनकी पावर लगभग 10 गुना बढ़ जाती है। इसके बाद एक को भी रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे रोलिन को लग रहा होता है तो केवल एनिमल है तो इतना क्यों डरना। वी हंटर बोलता है नहीं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बीस्ट भी होते हैं जो कि फ्लाई के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है आपको कुछ ही मिनटों के अंदर ढूंढ लेंगे। तभी रोलिन बोलता है ये सब तो ठीक है, तुम लोग अभी तक अपना सर झुकाए क्यों हो। तभी उनमें से एक बोलता है आप प्रिंस है इसीलिए हमने सर झुका रखा है। तभी रोलिन बोलता है नहीं, तुम अपना सर ऊपर करो, मेरे सिटी में हो तो तुम सब लोग एक बराबर हो। इसके बाद वो अपना नाम आयरन एक्स बताता है। इसके बाद रोलिन सबको आने का शुक्रिया बोलकर उन्हें 10-10 सिल्वर कॉइन देके वापस भेज देता है। इसके बाद रोलिन कार्टर के साथ फॉरेस्ट बॉर्डर पे जाता है, जहाँ पे लोग सिग्नल फायर जलाते थे। आसपास का एरिया स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है जब फ्लेयर जलाया जाता है तो सब लोग माउंटेन से नदी की तरफ भागते हैं। वहाँ से लेकर नदी की दूरी मात्र 600 मीटर है। कार्टर बोलता है माफ कीजिए, मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, अब डिमोनिक पीरियड में यही तो रहने का प्लान नहीं बना रहे हैं। तभी रोलिन बोलता है हाँ तुम सही समझे। जिसे सुनने के बाद कार्टर बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि इस सिटी में केवल गिनती के ही गार्ड हैं जो सभी लोगों को उन मॉन्स्टर से बचाने के लिए बहुत ज्यादा कम है। और तो और कैसल में 2000 लोगों के लिए जगह ही नहीं है। तभी रोलिन बोलता है तुम इस चीज की चिंता मत करो, हम लोग इतिहास की अब तक सबसे बड़ी दीवार यहाँ पे खड़ी करेंगे। दूसरी तरफ बारो ये सोच के परेशान हो रहा था प्रिंस के अंदर इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया। इससे पहले जो प्रिंस था वो बहुत बड़ा फेलियर था, उसे अपने टाउन और अपने लोगों की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। रॉयल फैमिली के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा था, इसी वजह से उसके भाई भी उसे नहीं पूछते थे, ना ही उसे कोई जरा सा वैल्यू देता था। यहाँ पे पता चलता है बारो किंग के अंदर काम करने के लिए इसलिए मान जाता था क्योंकि किंग ने उसे वादा किया था उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन अब जो उसके सामने प्रिंस है उसे देख के वो खुद ही परेशान है कि आखिर में ये है कौन। वो एना को बचाने के बाद इतना ज्यादा बदल गया, वो अब टाउन को डेवलप करने की सोच रहा है। यहाँ पर हमें सारी चीजें नहीं पता चलती, लेकिन हमें पता चलता है कि उसने कुछ ऐसे तरीके दिए थे जिससे वो भी सुन के हैरान था, और कुछ तरीके तो उन्हें पूरी जिंदगी में सुने भी नहीं थे। यहाँ पे रोलिन के पास बहुत ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग है। डिमोनिक पीरियड को बिना लॉन्ग सिटी के महल के बिना हम लोग नहीं बच पाएंगे, तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। यही सब सोच के बारो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सर्दी आने में केवल 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीने में लगभग रोलिन 600 मीटर की दीवार बनाना चाहता है, क्योंकि बेहद बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ कार्टर बहुत सारे सैनिकों को मैनेज कर रहा होता है, जहाँ पे लोग सीमेंट बनाने का प्रोसेस कर रहे थे। अभी प्रिंस का ऑर्डर होता है कि इसमें जिम्सम मिलाओ और इसे पाउडर के रूप में तैयार करो। यहाँ पे कार्टर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, आखिर में हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। अभी रोलिन बोलता है हम लोग इतिहास के सबसे यूनिक चीज बनाने वाले हैं। इसके बाद जब इसका मिस्टीरियस पाउडर रेडी हो जाता है तभी वो एना से बोलता है आओ मैं तुम लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ। तभी एना बोलती क्या आपको भी मैजिक आता है। तभी रोलिन बोलता है हाँ मुझे भी मैजिक आता है, लेकिन मेरा मैजिक थोड़ा अलग है और
मेरे मैजिक का नाम है साइंस। के बाद वो कार्टर को पाउडर में पानी मिक्स करके कुछ पत्थरों पे डालने के लिए बोलता है। तभी वो बोलता है पाउडर कल सुबह तक पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। शुरू में कार्टर को तो यकीन नहीं होता कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन सुबह होते होते पाउडर पे एक पत्थर में बदल चुका था। वी रोलैंड कार्टर को बोलता है इसे तोड़ने की कोशिश करो। इसके बाद वो अपना फावड़ा लेकर उसे तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो पाउडर अब तक तो स्टील जैसा मजबूत हो चुका है। तभी कार्टर बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता है इस पाउडर की मदद से हमारी दीवार तो बहुत जल्दी बन जाएगी। ये दीवार लगभग 5 महीने में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और हमारा कैसल दुनिया का सबसे मजबूत कैसल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे रोलैंड तो उससे भी बड़ा सोच रहा था। दीवार के साथ लगभग 10,000 घर भी बनाने वाला था, जिससे लोगों को रहने के लिए एक अच्छा घर मिल सके। रोलैंड ऐसे घर बनाना चाहता था जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो, कैसा घर जो आनी और तूफान या किसी भी भूकंप से कभी बर्बाद ना हो। कार्टर से बोलता है ये जिम्मेदारी अब तुम्हें मैं देता हूँ और एना का काम है इस मटेरियल को बनाना कंटिन्यू रखना। रोलैंड जा ही रहा होता है, तभी कार्टर इस मटेरियल का नाम पूछता है। अच्छा इसका नाम तो सीमेंट है। वैसे देखा जाए तो उसने केवल यहाँ पे एक सीमेंट का ही आविष्कार किया है। दिन बीतने के बाद रोलैंड को लगता है कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाइम पे काम पूरा नहीं हो पाएगा। अभी रोलैंड से बारो बोलता है कार्टर एक अच्छा सैनिक है, एक अच्छा मिस्त्री नहीं। इसे दीवार बनाने का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है। मैं एक 600 मीटर दीवार बनाने के लिए मैं एक परफेक्ट इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। रोलैंड को समझ में आता था सीमेंट का फार्मूला तो परफेक्ट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। अभी रोलैंड कार्टर के पास जाता है और बोलता है तुम जाके अच्छे इंजीनियर को खोजो जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस हो दीवार बनाने का। अभी बारो बोलता है नहीं, हमारी सिटी में कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा काम करवा सके। तभी रोलैंड बोलता है किसी और सिटी में जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना पड़े जाओ, लेकिन उन्हें ढूंढ के लेके आओ। वहीं पे सिटी में एक आदमी घूम रहा होता है, तभी वो फांसी वाली जगह पे जाता है और सोच रहा होता है मेरे स्टूडेंट एना को यहीं पे फांसी दी गई होगी। एक कुछ समय पहले एना का टीचर हुआ करता था, तब लोगों को नहीं पता चला वो एक विच है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसके एक स्टूडेंट ने और बताया था कि वो भी विच है। अपने एक एक करके स्टूडेंट को मरते हुए देख के वो बहुत ज्यादा चिंता में था। भी उसे पास में खड़ा हुआ एक आदमी आवाज दे के बुलाता है क्योंकि ये टीचर देखने में कुछ पढ़ा लिखा लग रहा था। तभी वो लोग बोलते हैं इसे पढ़ के बताओ इस नोटिस पे क्या लिखा है। तभी टीचर जोर से पढ़ते हुए बताता है इसमें किसी तरीके एक जॉब के बारे में लिखा हुआ है, 30 से 40 साल वाले पत्थर तोड़ने के लिए चाहिए और यहाँ पे एक मास्टर बिल्डर के लिए जगह खाली है जिन्हें किले और बड़ी इमारतें बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी सैलरी है और मास्टर बिल्डर के लिए हर महीने गोल्ड कॉइन, जिसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फाइनली हमें कमाने का तो मौका मिला। टीचर भी समझ जाता है मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मौका है। तभी वो भागते हुए प्रिंस के पास जाता है और बताता है मेरा नाम है कार्ल, भले से मैं यहाँ पे टीचर हूँ। इससे पहले मैंने पैलेस और पुल भी बनाया है, साथ में मैंने कुछ पब्लिक प्लेसेस भी बनाई हैं और मैंने एस वार्ड भी बनाया है। एस वार्ड का नाम सुनते ही बारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। भी पूछता है क्या तुम एस वार्ड के मेंबर थे? तभी बोलता हाँ मैं उनका एक मेंबर था। तभी रोलैंड पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है? एस वार्ड तो कोलैप्स कर गया था जिसकी वजह से वहाँ के सभी मेंबर को मार दिया गया था। तभी वो बताता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, केवल एक कहानी है। एस वार्ड बनाते समय वहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन हुआ था और बहुत ज्यादा घटिया मटेरियल का भी यूज किया गया था। बिल्डिंग में बहुत बेकार मटेरियल यूज कर रहे थे, इसीलिए उन्हें वार्निंग भी दिया गया था। उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आखिर में वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर बच गए और वहाँ पे बहुत बेगुनाह वर्कर को जान से मार दिया गया। मुझे कुछ समय पहले ही पता चल गया था, इस वजह से मैं वहाँ से भाग गया था, इसलिए अब यहाँ पे आके छुप छुप के जी रहा हूँ। तभी प्रिंस उससे बोलता है अब तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, अपनी जान रिस्क में डालते हुए। भी काल बोलता है उस समय भागना मेरी मजबूरी थी, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो वहीं पे मारा जाता, लेकिन अब मैं जिंदगी भर झूठ बोल के नहीं जीना चाहता। फिर रोलैंड पूछता है तुम क्या सोचते हो उस बारे में? तभी बारो बोलता है कानून के हिसाब से हम लोग देखें तो अभी भी एक क्रिमिनल है, अभी की सिचुएशन देखते हुए इसे हायर करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। तभी वो बोलता है ठीक है, आज से तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए, आज से तुम यहाँ के एक मास्टर बिल्डर हो और तुम इस राज्य के एक मेंबर भी हो। जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे तो लग रहा था ये सब बताकर उसने केवल अपने मौत को ही दावत दिया है। तो रोलैंड उठ के मैप दिखाते हुए बोलता है ठीक इस जगह पर हमें एक वॉल बनानी है। इस पे काल बोलता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, 150 लोगों के साथ बनाने में इसे लगभग 3 साल लग जाएंगे। वी प्रिंस बोलता है हमें लगभग इसे 3 महीने के अंदर बनाना है क्योंकि डिमोनिक पीरियड स्टार्ट होने से पहले हमें इसे कंप्लीट करना होगा। तभी काल बोलता है हमें इसमें बहुत ज्यादा बदलाव करने होंगे, अगर हम लोग इसके हाइट और विड्थ को चेंज कर दे तो लगभग 200 लोगों के साथ हम लोग इसके नींव को 1 महीने में तैयार कर देंगे। तभी वो बोलता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टोन को बार बार तोड़ना और एक जगह फिक्स करना, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। वी रोलैंड बोलता है अगर मैं तुम्हें स्टोन टाइम पे दे दूं तो क्या 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? अभी काल बोलता है
हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये बिहार के पूर्व जैसा ना बने क्योंकि पहली बारिश में ही बह जाते हैं। तभी रोलन उसे अपने साथ लेके जाता है अपने फैक्ट्री के पास जहाँ उसने अभी सीमेंट को बनाया था कि इस सदी में से किसी ने नहीं बनाया था, जिसे देखने के बाद कार्ल बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर में ये है क्या। तभी वो बोलता है अगर हम ये मटेरियल यूज करेंगे तो हमें बार बार स्टोन को फेस करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हमारी तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गई। इससे हमारी कंस्ट्रक्शन स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसे लगभग हम लोग 3 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे कार्ल अपना काम स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जाने से पहले वो प्रिंस को एक सीक्रेट बताना चाहता था। भी वहाँ पे प्रिंस से मिलने के लिए एन आती है। इसे देखने के बाद कार्ल की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। तभी वो सोचता आखिर में ये यहाँ पे कैसे, ये तो मर गई थी, इसे फांसी दे दिया गया था। तभी ये ना अपने टीचर को पहचान लेती है और रोलिन से बोलती ये मेरे टीचर हैं। तभी कार्ल बोलता है मैं तो तुम्हें सपनों में देखा करता था, मुझे तो लगा था तुम अब नहीं रही, तुम्हें मैं जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो अपने घुटनों में बैठ के प्रिंस का शुक्रिया अदा करता है को बचाने के लिए। भी रोलिन बोलता है मैं बाकी लोगों की तरह विचेस को मॉन्स्टर नहीं मानता, ना तो मैं चर्च की तरह कभी उनका शिकार करूंगा ना किसी को करने दूंगा। जिसे सुनने के बाद कार्ल को प्रिंस पे पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है। तभी कार्ल बताता है सिटी में एक और विच है जो मेरी एक स्टूडेंट है। यहाँ पे रोलिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन एक हल्का सा स्माइल करता है। यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम है नीना, उसे अभी भी पता चला है कि वो एक विच है। कितनी खुशी की बात है, उसे भी आपके हरम में रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कार्ल को लग रहा होता है प्रिंस ने नीना को हरम में रखा है। यहाँ पे उसे लग रहा था प्रिंस ने मौज काटने के लिए इसे जिंदा रखा है। तो सुनने के बाद बारो बहुत तेजी से हंसने लगता है। आखिर में इसने ये क्या समझ लिया। तभी वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कि मैंने मदद इसलिए की कि मुझे उसकी जरूरत है, इसी की वजह से ये मटेरियल मैं बना पा रहा हूँ जिसका नाम सीमेंट है। जिसे सुनने के बाद कार्ल अपना गर्दन शर्म से नीचे कर लेता है। यहाँ पे रोलिन कार्ल से बात करने के लिए उसे एक साइड में लेके आता है। वहाँ पे उसे पता चलता है नीना एक नोबल की बेटी है। नोबेल को पता चल गया कि वो एक विच है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तभी रोलिन कार्ल से कहता है हर एक दिन उसे लेसन देने के बहाने मेरे पास लेके आना, यहाँ पे बारो का काम होगा, उसे चुपचाप अंडरग्राउंड लेके आना। थोड़ी देर बाद कार्ल उसे लेके आ जाता है। वो पहली बार किंग से मिली हुई थी, इसी वजह से उसके सर से गाल लाल हो गए थे क्योंकि रास्ते में कार्ल ने उसे हरम वाली बात की थी। अभी रोलन उसके सामने आता है और उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है। नो बहुत ज्यादा ही शर्मा रही थी। इसके बाद वो छोटी बच्चियों को मनाने वाला एक सीक्रेट फार्मूला यूज करता है जिसका नाम है केक पेस्ट्री। इसे देखने के बाद उसका मन तो ललच रहा था लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है। लेकिन उसने जैसे ही एना को नीचे आते हुए देखा वो भाग के उसके गले लग जाती है और रोने लगती है क्योंकि एना नीना के लिए एक बड़ी बहन जैसी थी। जब वो तीनों अकेले एक साथ बैठे होते हैं तभी रोलिन बोलता है अगर तुम एक विच हो तो तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो बताती है एक हफ्ते पहले मुझे एक छोटी सी बर्ड्स मिली थी जिसका एक पैर टूटा हुआ था, जिसे देखने के बाद मेरे हाथ से कुछ चिपचिपा लिक्विड निकलने लगा जिससे वो बर्ड्स पूरी तरीके से घिर गई और उसका पैर ऑटोमेटिक ठीक हो गया। यहाँ पे रोलिन समझ जाता है इसकी पावर है हीलिंग। तभी रोलिन बाहर से एक मरे हुए बर्ड्स और एक घायल बर्ड्स को लाने के लिए बोलता है कि वो नीना के पावर को टेस्ट कर सके। इसके बाद रोलिन उसके पावर को सभी जानवरों पे एक एक करके टेस्ट लेता है। जहाँ पे नीना किसी के भी गहरे से गहरे जख्म को आसानी से भर पा रही थी, किसी का भी कटा हुआ पार्ट जोड़ सकती थी, लेकिन उसका कटा हुआ पार्ट खो गया तो ठीक नहीं कर सकती। अगर कोई मर जाता है तो उसे जिंदा नहीं कर सकती। कार्टर को देखने के बाद समझ में आ जाता है प्रिंस विचेस को बचा क्यों रहे हैं, ताकि उनके पावर का एक सही जगह पे यूज हो सके। रोलिन बोलता है हम लोग इसे हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रख सकते, एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। कार्टर बोलता है हम लोग इसे मेंशन में क्यों नहीं रख लेते। रोलिन बोलता है इसके विच होने के बारे में अभी भी किसी को नहीं पता, और तो और वो एक नोबल फैमिली से भी है, और हम लोगों ने उसे अभी यहीं पे रख लिया तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमें आगे आने वाली है। और आसपास भी हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं जो नजरें गड़ा के बैठे हुए हम पे हमला करने के लिए। दूसरी तरफ एक गार्ड किंग की बहन को एक न्यूज देने के लिए वहाँ पे आया होता है। अभी वो बताता है हमारी शिप सक्सेसफुली रेड से वापस आ गई, हम लोगों ने एक मर्चेंट शिप पे अटैक किया, वहाँ पे लूट इतना ज्यादा था कि पूरी आर्मी को एक साल तक बैठा के हम लोग खिला सकते हैं। तभी वो बोलते हैं बहुत अच्छे, इस टीम को आखिर में लीड कौन कर रहा था। तभी वो बताता है उसका नाम ट्रेक है। ऐसा सुनते ही वो ट्रेक को एक नाइट का पोजीशन दे देती है, जिसके बाद उस शिप का सारा कंट्रोल उसके पास होगा, साथ में रेड में मिला सारा सामान भी। तभी नाइट बोलता है साथ में एक बहुत बुरी खबर भी है। तभी वो बोलती है रोलन पे असैसिनेशन अटैक फेल हो गया, उसके वाइन में हम लोगों ने पॉइजन दिया तो था, इससे वो कुछ सेकंड के लिए ही सोया। तभी गार्सिया बोलती है इसका मतलब हम लोग फेल हो गए। तभी वो बोलती है ठीक है अभी तक हमारी असैसिनेशन पकड़ी नहीं गई, हम लोग उसे एक और चांस दे सकते हैं। तभी वो अपने एक साइंटिस्ट को फांसी की सजा देने के लिए बोलती है जिसने वो जहर को बनाया होता है, उसने वो पॉइजन बनाया होता है जो प्रिंस के ऊपर काम नहीं करता। गार्सिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं। बात तो बिल्कुल सही थी, असली प्रिंस तो कब का मर चुका है, लेकिन जो उसके शरीर में है वो तो कोई और ही है। यहाँ पे अगले दिन लोंग सॉन्ग पोर्ट का एम्परर बॉर्डर सिटी आता है। वो देखता है होली सिटी के लोग यहाँ पे बहुत सारा फूड सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर सिटी के वॉल के बारे में सारी अपडेट दे रहा होता है कि वॉल का काम बहुत तेजी से चल रहा है, और कार्ल ने भी गारंटी दी कि प्रोजेक्ट बहुत जल्दी
कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने जो फूड वेलोसिटी से खरीदा था वो भी आ चुका है। वो इतने ज्यादा अमाउंट पे कि हम सर्दियों भर पेट भर खाना खा के जिंदा रह सकते हैं। तभी बारो थोड़ा टेंशन में बोलता है। तभी बारो बोलता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे बजट का क्या होगा। तभी वो बोलता है ये तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान है ही नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम में हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। वॉल बनाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो डायरेक्ट हमारे खजाने से ही खर्च हो रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा बस साल भर ही चल पाएगा, उसके बाद हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। रोलिन को इस बात की थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होती। फिर रोलिन बोलता है अगर एक बार वॉल बन गई तो हमारी पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी हमें किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। अभी बार बोलता है हाँ ये बात तो ठीक है, ड्यूक रियान हमारी बातों की नहीं जल्दी नहीं मानेगा। अभी वहीं पे एक मैसेंजर आके बोलता है लॉन्ग सिटी से कोई यहाँ पे आया हुआ है। अभी बार उसे बोल के खाने की दावत रखता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रॉयल और कुछ यूनिक केक बना के रखे हुए होते हैं। दरअसल ये सब कुछ एक फ्लेक्स था एम्बेसडर को दिखाने के लिए, क्योंकि फूड अब हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। डाइनिंग रूम में एम्बेसडर की ये हालत देख के रोलन तुरंत समझ जाता है, उसे जरा सा भी आइडिया नहीं है इतना ज्यादा क्वालिटी फूड हमें आखिर में कहाँ से मिला, क्योंकि अब तक लॉन्ग सॉन्ग सिटी ही हमें फूड प्रोवाइड कर रहा था। और साथ में वो प्रिंस के खाने के स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। तभी वो उससे पूछ लेता है आखिर में तुम खा किस चीज से रहे हो। दरअसल यहाँ पे रोलन चॉपस्टिक से खा रहा होता है, जो यहाँ के लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। वेजिटर को चॉपस्टिक के बारे में समझाते हुए बोलता है अब मैं इसका यूज अपने सिटी में खाना कॉमन बना दूंगा, क्योंकि ये चांदी से बहुत ज्यादा सस्ता होता है। और साथ में रोलन उसे देखते हुए ताना मारता है, वैसे भी हमारी सिटी में हम कुछ अच्छा खाना बचा ही नहीं है, हम लोगों को इसी बचे हुए खाने से काम चलाना होगा। जिसे देख के एम्बेसडर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या बचा खुचा खाना ऐसा दिखता है। इससे पहले उसकी और जले रोलन तभी बताता है ये सारा खाना तुम्हारे वेलकम के लिए बनाया गया है, ये सारा खाना वेलोसिटी से आया है। जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि बॉर्डर सिटी ने हमेशा खाना हम ही से मंगाया है। खाना कंप्लीट करने के बाद एम्बेसडर मेन बात पे आता है। तभी वो बोलता है आप लोगों ने अभी तक मुझे और डिलीवर नहीं किया, तो डेडलाइन भी निकल चुकी है जब तक आपको हमें पहुंचाना था। हमारी सिटी ने अपना फूड भी तैयार कर दिया है, आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी रोलन उसे बहाने डालते हुए बोलता है दरअसल कुछ लैंडस्लाइड की वजह से हमारी पूरी माइन कोलैप्स कर गई है, इसकी वजह से हमने प्रोडक्शन कुछ समय के लिए पूरी तरीके से रोक दिया है। हमारे पास अभी तक केवल 2 महीने का ही प्रोडक्शन है। बी एम्बेसडर बोलता है आप लोग वही 2 महीने का हमें सप्लाई क्यों नहीं कर देते। तभी रोलन बोलता है अगर हम लोग आपको 2 महीने का और सप्लाई भी कर देते हैं तब भी आप हमें उतना फूड नहीं देंगे जिससे हमारी पूरी थर्दियां बीत सके, जिससे हमारी आधी से भी ज्यादा आबादी भूख से मारी जाएगी। वैसे भी 2 साल पहले फूड शॉर्टेज की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं और मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। तभी रोलन अपनी बात में सख्ती दिखाते हुए बोलता है आज के बाद से हम लोग आपको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पास जो भी बचा खुचा और है मैं वेलोसिटी को बेचूंगा, और सर्दियों तक सर्वाइव करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा फूड का स्टॉक है, हमें आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। वेलोसिटी के साथ ट्रेड करना तुम्हारे साथ ट्रेड करने से लगभग 2 गुने का प्रॉफिट है। सब देख के उसे समझ में आ जाता है किनारों पे वेलोसिटी के शिप क्यों खड़े थे। वो एक बात से बहुत ज्यादा टेंशन में था कि वेलोसिटी कभी मेटल खरीदता ही नहीं, आखिर में और क्या करेगा क्या। इस वजह से प्रिंस को शायद कुछ खास प्राइस नहीं मिला होगा, उसे मार्केट वैल्यू का शायद आधा ही मिला होगा। इसका मतलब साफ है प्रिंस वेलोसिटी के साथ हमेशा घाटे में ही रहेगा। व्यू बोलता है लॉन्ग सॉन्ग फूड कितना ज्यादा ताकतवर है ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, कई पीढ़ियों से हम लोग आपके साथ लगातार काम करते आ रहे हैं, अगर आप हमें बड़े पैमाने पर और बेचेंगे तो आप हमारे साथ फायदे में रहेंगे। तो आप 50% मार्जिन के साथ वेलोसिटी को बेच रहे हैं, आप हमें 30% मार्जिन के साथ हमें ही बेच दो, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। वीरोल बोलता है हाँ तुम्हारा सौदा तो बुरा नहीं है, इससे सभी का फायदा होगा, क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो लॉन्ग सॉन्ग फैमिली के 6 मेंबर 6 के 6 इस बात पे राजी हो जाएंगे। अभी वो बोलता है हाँ ये प्रपोजल मैं उनके सामने रखूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट डील मिले। रोलन बोलता है ठीक है उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी मिले। यहाँ से जाने से पहले उसे एक बात की बहुत ज्यादा चिंता थी, मोनिक पीरियड मात्र 2 महीने दूर है, आपको मॉन्स्टर से बचने के लिए हमारे सिटी की तरफ चलना चालू कर देना चाहिए। रोलन मुस्कुराते हुए बोलता है और बोलता है टेंशन मत लो अब मैं अपने लोगों को तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा, यहीं पे एक पावरफुल वॉल खड़ा करूंगा, अपने लोगों की सुरक्षा में खुद करूंगा। जिसके बाद एम्बेसडर अपने घोड़े पर सवार वापस चला जाता है और जाते समय बोलता है मैं कोशिश करूंगा इस डील से सबका भला हो। रोलन अच्छे जानता है एम्बेसडर अपने आप को कितना ही अच्छा दिखाए, लॉन्ग सॉन्ग की 6 फैमिली इस डील को कभी नहीं मानेंगी और यहाँ पे ऐसा ही होता है। जैसे ही यहाँ के रूलर को सारी बातें बताता है तभी वो लोग हंसने लगते हैं, वॉल उन्हें कैसे बचा पाएगा। ड्यूक उन नोबल के बीच बैठे हुए बोरिस से पूछता है तुम इस वॉल के बारे में कितना जानते हो, लेकिन इस मोटे को कुछ भी पता ही नहीं होता, उसे इस मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं जाता। वो पैट्रिस से पूछता है आखिर में तुम क्या सोचते हो इस बारे में। वो बताता है कि प्रिंस चाहते हैं कि ट्रेड हमेशा करेंसी में हो, नहीं फूड के बदले। अगर हम लोग 30% कम प्राइस पे उनका और खरीदे तब भी हम लोग फायदे में रहेंगे और लॉन्ग टर्म में हमें डिमोनिक से लड़ने में हमारा खर्चा भी कम आएगा और खेती बाड़ी के लिए एक अच्छी जमीन भी तैयार हो जाएगी। वैसे तो किंगडम के रूल के हिसाब से रोलन केवल मात्र 5 सालों तक अपने गद्दी पे है, अगर वो ऐसे ही ग्रोथ करता रहा तो बॉर्डर सिटी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। तभी वो बोलता है प्रिंस का हेल्प करने से हमारा ही फायदा होगा। तभी ड्यू बोलता है तुम्हारा
तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम एक मर्चेंट की तरह सोच रहे हो, ना कि एक एम्परर। मर्चेंट हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ा के अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक किंग इस तरीके से कभी नहीं सोचता। हम लोग कभी एक ऐसे इंसान के साथ डील नहीं कर सकते जिसे हम लोग कंट्रोल ना कर सके। अगर किसी ने हमारे रूल नहीं माने तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और अगली सुबह होती है तो रोलन और बॉर्डर सिटी के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और सबको एक स्पीच दे रहा होता है। लॉन्ग सोंग सिटी ने हमें मोबाइल कोलैप्स होने की वजह से हमें फूड देना बंद कर दिया है और हम लोगों को इसी तरीके से छोड़ दिया गया है मरने के लिए। इससे पहले भी कई बार हो चुका है। साथ में इस बार का पता चला है कि डिमोनिक पीरियड लगभग 4 महीने तक चलेगा और अगर कुछ नहीं बदला तो जो 2 साल पहले हुआ था वैसा दोबारा होगा। वे बहुत सारे लोग भूखे मरेंगे, शायद इस बार के हालात उससे भी बदतर हो जाए। इसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। भी प्रिंस बोलता है, मुझे इस बात का पहले ही अंदाजा हो गया था, इसीलिए मैंने तुम लोगों के लिए फूड का व्यवस्था पहले ही कर लिया था। यहीं पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और पार्ट 2 हमारा जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।